खंड शिक्षण, शिक्षण से संबंधित क्या समस्याएँ आती है, इंटर्नशिप क्या होता है, पूर्व इंटर्नशिप क्या होता है, पोस्ट इंटर्नशिप क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की। द्वितीय कक्षा में हमने शिक्षण के क्या सिद्धांत होते हैं, सिद्धांतों के अंदर अध्यापक शिक्षण कराते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसे किस प्रकार से शिक्षण करवाना चाहिए, इन सभी बातों की चर्चा हमने की थी। साथ ही शिक्षण सूत्र कौन-कौन से होते हैं, एक अध्यापक कक्षा में शिक्षण को किस प्रकार से कराना चाहिए, उन चीज़ों पे भी हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। इसके साथ ही शिक्षण प्रतिमान, जिसके अंदर एक अध्यापक शिक्षण के दौरान किन-किन प्रतिमानों का प्रयोग करना चाहिए उसे और किन-किन विद्वानों ने इन प्रतिमानों का विकास किया, उसके बारे में हमने चर्चा की। तृतीय कक्षा के अंदर तीसरी कक्षा में हमने शिक्षण कौशल कि एक अध्यापक कक्षा में जाने से पूर्व किस प्रकार से अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकता है और किन-किन कौशलों का प्रयोग करें ताकि छात्र छात्र अध्यापक के द्वारा जो विषय वस्तु बताई जा रही है उसको वो ठीक प्रकार से समझ सके। इसके लिए हमने शिक्षण कौशलों के बारे में हमने अध्ययन किया, उनके अर्थ क्या था, उनकी मीनिंग क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, साथ ही उनके लाभ और हानि आदि सभी गुणों पर हमने प्रकाश डाला। साथ ही आज हम चौथी कक्षा में हम व्याख्यान कौशल जो कि शिक्षण कौशलों का एक पार्ट है, इससे पूर्व हमने प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, अब हम व्याख्यान कौशल के संदर्भ में हम बात करेंगे। व्याख्यान कौशल को हम स्पष्टीकरण कौशल भी कहते हैं, स्किल ऑफ लेक्चरिंग। कक्षा चाहे छोटी हो या बड़ी, व्याख्यान कौशल का प्रयोग प्रत्येक स्तर पर शिक्षण के लिए किया जाता है। शिक्षक इस कौशल का प्रयोग उस समय करता है जब वह अपनी बात छात्रों के सम्मुख रखना चाहता है। इसके लिए वह अपने विचार, अपनी क्रियाओं और उदाहरणों की सहायता लेता है। अध्यापक जब भी व्याख्यान करता है और उस विषय वस्तु को वो स्पष्ट करना चाहता है तो कई अनेक प्रकार के उदाहरण व्याख्यान के द्वारा ही वो स्पष्ट करता है। व्याख्यान कौशल शिक्षण की एक सशक्त और प्रभावशाली विधि है। आज जितने भी चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, उनके अंदर जब अध्यापक शिक्षण कराता है तो अधिकतर विषय वस्तु वो व्याख्यान विधि के माध्यम से प्रस्तुत करता है। यह विधि अत्यंत सशक्त भी है और प्रभावशाली विधि भी है यदि इसे ठीक प्रकार से प्रयोग में काम में लिया जाए। प्राचीन समय में जो आचार्य होते थे और जो शिष्य होते थे, उनकी शिक्षण प्रक्रिया अधिकतर व्याख्यान के अंतर्गत ही संपन्न होती थी। प्राचीन काल के अंदर जो शिक्षा प्रक्रिया दो प्रक्रिया माना जाती थी और उसमें एक शिक्षक और छात्र ही सक्रिय रहते थे। इसके अंदर शिक्षक और छात्र का ही भाग होता था, उसमें पाठ्यक्रम का कोई स्थान नहीं होता था। लेकिन वर्तमान में जो शिक्षण है उसको हम त्रिप्रक्रिया प्रक्रिया मानते हैं। उसके अंदर अध्यापक अपनी विषय वस्तु को पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है और जो अध्यापक अपनी विषय वस्तु का जो प्रेजेंटेशन करता है, प्रस्तुतिकरण करता है, वो व्याख्यान विधि के माध्यम से करता है ताकि छात्र उस विषय वस्तु को ठीक प्रकार से समझ सके। और यह विधि आज उतनी ही प्रभावशाली है, इसमें बालक अपनी भावनाएं और अपनी जिज्ञासाओं का समन करता है। जब अध्यापक अपना प्रस्तुतिकरण करता है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करता है, तो छात्र अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं भी उनमें उत्पन्न होती है और उन जिज्ञासाओं को शांत करने में भी अध्यापक अब व्याख्यान के द्वारा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह विधि शिक्षक प्रधान विधि जो है, इसमें बालक निष्क्रिय रूप से सुनता रहता है। यह भी माना जाता है कि यह विधि का एक दोष है, इसके अंदर जो अध्यापक होता है वही अधिक सक्रिय रहता है और जो छात्र होते हैं वो ओनली सुनने का कार्य करते हैं। लेकिन जब अध्यापक यदि उसी व्याख्यान को रुचिपूर्ण और सक्रिय बनाना रखना चाहता है तो वह बीच बीच में विद्यार्थियों से अंतःक्रिया करके इसको अच्छा और प्रभावशाली बना सकता है। व्याख्यान के अंतर्गत हम विषय वस्तु को संक्षेप में प्रस्तुत करके भी शिक्षण को प्रभावशाली कराया जा सकता है। जब एक अध्यापक कक्षा में जाता है और जाने के पश्चात जो विषय वस्तु वो आज छात्रों को बताना चाहता है, उससे पूर्व जो विषय वस्तु उसने पढ़ाई है उस विषय वस्तु को संक्षिप्त रूप में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है और जो प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है वो व्याख्यान विधि के माध्यम से होता है। इतिहास, राजनीतिक विज्ञान आदि में यह जो विधि है वो महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। व्याख्यान विधि में दो प्रकार से छात्रों व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है, वांछित व्यवहार और अवांछित व्यवहार। वांछित व्यवहार डिजरेबल बिहेवियर। इस वांछित व्यवहार के अंतर्गत कुछ बिंदुओं के माध्यम से हमने इसको स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। पहला जो पॉइंट है वह है प्रस्तावना कथन। छात्रों का पाठ की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए इन कथनों का प्रयोग करता है। व्याख्या के द्वारा छात्रों को पाठ सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत अध्यापक जब भी प्रस्तावना करता है तो
प्रस्तावना के माध्यम से छात्रों को यह बताने की कोशिश करता है कि आज हम इस विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही व्याख्यान संधियों का प्रयोग, जब अध्यापक छात्रों के समक्ष विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करता है तो बीच बीच में ऐसे अनेक बिंदु समायोजित हो जाते हैं जो शब्दों को, वाक्यों को जोड़ने का कार्य भी करते हैं, जैसे क्योंकि, जबकि, इसलिए आदि। साथ ही जब अध्यापक विषय वस्तु का प्रेजेंटेशन करता है या प्रस्तुतिकरण करता है तो कक्षा के अंदर अनेक जो ऑडियो विजुअल्स एड्स है उनका भी उपयोग करता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का टेक्निक्स का भी उपयोग वो करता है। इसके अंतर्गत वह अपनी विषय वस्तु को, व्याख्यान को श्यामपट्ट के माध्यम से भी समझा सकता है, साथ ही चार्ट के माध्यम से समझा सकता है, साथ ही OHP, LCD, अनेक प्रकार की ऐसी सामग्री है जिनके माध्यम से अध्यापक अपने विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष ठीक प्रकार से और स्पष्ट रूप से व्याख्यान विधि के माध्यम से पहुंचाने का कार्य करता है। और दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग से यदि अध्यापक शिक्षण कार्य करवाता है तो उसका प्रभाव विद्यार्थियों पर अवश्य पड़ता है और छात्र उस विषय वस्तु को रुचिपूर्ण रूप से सीखते हैं। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है शास्त्रीय शब्दों को परिभाषित करना। व्याख्यान के दौरान अध्यापक जब व्याख्यान करता है तो उस दौरान अनेक शब्द ऐसे आते हैं जिनका छात्रों को पता नहीं होता है, इसलिए अध्यापक का दायित्व बनता है कि वह उन टेक्निकल शब्दों को पूर्ण रूप से छात्रों के समक्ष समझाने का प्रयत्न करे। छात्रों में रुचि जागृत, व्याख्यान इस प्रकार से होना चाहिए कि छात्र उसके अंदर रुचि ले, व्याख्यान रुचिपूर्ण हो। इसके लिए बीच बीच में अनेक उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, चाहे अपनी विषय वस्तु को समझाने के लिए उसे उदाहरण देने पड़े, चाहे कहानी कहना पड़े, लेकिन व्याख्यान ऐसा हो जो छात्रों को लिए ठीक प्रकार से समझ में आए, इस प्रकार का व्याख्यान हो। वो अरुचिपूर्ण नहीं होना चाहिए। अरुचिपूर्ण होने से अध्यापक के द्वारा किया गया जो व्याख्यान है वो कारगर सिद्ध नहीं होगा। इसलिए छात्रों में रुचि बनाए रखने के लिए व्याख्यान को जितने भी उदाहरण है, कहानियां है, जो भी विषय वस्तु उनको रुचिकर लगे उस प्रकार से व्याख्यान करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही समापन कथन, अध्यापक जब कक्षा में शिक्षण कार्य करता है तो शिक्षण के दौरान अपने विषय वस्तु का समापन वैसे ही नहीं कर देना चाहिए। उसके लिए जो भी उसने शिक्षण विषय वस्तु छात्रों के समक्ष प्रस्तुत की है उस विषय वस्तु का वो संक्षिप्त विवरण लास्ट में प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि अध्यापक द्वारा जो विषय वस्तु क्या बताई गई है वो छात्रों को समग्र रूप में समझ में आ जाए। साथ ही अध्यापक का यह भी दायित्व बनता है कि जो विषय वस्तु व्याख्यान के दौरान छात्रों के समक्ष प्रस्तुत की है वो विषय वस्तु छात्रों को समझ में आई ही है या नहीं आई है, इसके लिए वह उनका मूल्यांकन भी करे। मूल्यांकन से यह बात समझ में आती है कि अध्यापक के द्वारा जो विषय वस्तु बताई गई है वो छात्रों को वास्तव में समझ में आई या नहीं आई है, इसका पता अध्यापक को लग जाता है। ताकि यदि वही विषय वस्तु जो अध्यापक ने बताई है और वो छात्र उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते, इसका मतलब कहीं न कहीं ऐसी अध्यापक के द्वारा शिक्षण के दौरान कमी रह गई है जो उसको आगे प्रभावी रूप से बनाने के लिए उन कमियों को वो दूर करे। अवांछित व्यवहार, इसके अंदर असंगत कथन, जब अध्यापक कक्षा में व्याख्यान करता है तो उस दौरान कुछ शब्द ऐसे भी व्याख्यान के दौरान आते हैं जिनका प्रयोग अध्यापक को प्रयोग करना शोभनीय नहीं होता है। उसको इस प्रकार के कथनों से बचना चाहिए, क्योंकि उन कथनों का प्रयोग करने से कहीं न कहीं छात्रों के अंदर गलत विचार उत्पन्न होते हैं। जो व्याख्यान अध्यापक के द्वारा किया जाता है उनमें तारतम्यता होनी चाहिए। कई बार ये देखने को मिलती है कि अध्यापक जब कक्षा में व्याख्यान करता है तो वाक्यों के अंदर कहीं न कहीं तारतम्यता का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण छात्र उस शिक्षण में रुचि नहीं लेते। इसलिए अध्यापक का दायित्व बनता है कि जो भी विषय वस्तु कक्षा में वह प्रस्तुत कर रहा है उसमें तारतम्यता होनी चाहिए। साथ ही अनुचित शब्दावली का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब अध्यापक कक्षा में शिक्षण करता है तो उसके सामने सभी प्रकार के बच्चे बैठे हुए होते हैं तो और उनका स्तर भी अलग अलग होता है, और अध्यापक के द्वारा जो विषय वस्तु छात्रों को बताई जा रही है या समझाई जा रही है वो विषय वस्तु छात्र उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए अध्यापक के द्वारा जो भी शब्दावली छात्रों के समक्ष प्रस्तुत की जाए वो छात्रों के स्तर और साथ ही कक्षा में किस प्रकार का वातावरण है उसके हिसाब से प्रस्तुत करनी चाहिए। अनुचित शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सहजता का अभाव, आज कक्षाओं में देखने को मिलता है कि जो अध्यापक जब शिक्षण कार्य करवाते हैं
तो व्याख्यान में सहजता का अभाव देखने को मिलता है। वो अपनी विषय वस्तु को ठीक प्रकार से प्रस्तुत नहीं कर पाता है। इसलिए जो भी विषय वस्तु वो छात्रों को बता रहा है उसको बड़ी आत्मविश्वास, तारतम्यता, सहनशीलता और धैर्य को रखते हुए सहज रूप में उस विषय वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए। अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अच्छे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए और जो उच्चारण संबंधी अनेक कठिनाइयाँ जो आती है उनको भी सुधारने की कोशिश करते रहना चाहिए, ताकि छात्र अध्यापक के द्वारा जो विषय वस्तु समझाई जा रही है उसको ध्यानपूर्वक सुने, उसमें रुचि ले और अपने अंदर जो वांछित गुण हैं उनको दूर करने का वो प्रयत्न करे। साथ ही अध्यापक के द्वारा कई बार अस्पष्ट वाक्यांश बोल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से भी कई बार अध्यापक की नकल छात्र लोग करते हैं। कई बार जब अध्यापक कक्षा में अपनी विषय वस्तु प्रस्तुत करता है तो एक ही शब्द को वो कई बार रिपीट करता है, जिसके कारण छात्र उन शब्दों को पकड़ लेता है और कक्षा के बाहर जाने के पश्चात उस अध्यापक की वो उन शब्दों के माध्यम से नकल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अध्यापक का दायित्व बनता है कि जब भी वो कक्षा में पढ़ाए तो कहीं न कहीं वो अपना स्वयं का मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए और कहीं पर ऐसा लगता है कि कहीं पर वो कई शब्दों का वो पुनः बार बार प्रयोग कर रहा है तो उन शब्दों को बोलने से उसको बचना भी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपना व्याख्यान कौशल के गुण, मेरिट्स ऑफ लेक्चरिंग स्किल। अब व्याख्यान किस प्रकार का होना चाहिए इस पर भी हम संक्षिप्त में बात करेंगे, जिसमें व्याख्यान कौशल के माध्यम से शिक्षक अपनी विषय वस्तु को संक्षिप्त रूप में आसानी से प्रस्तुत कर सकता है। व्याख्यान के माध्यम जब अध्यापक कक्षा में प्रस्तुतिकरण करता है तो 1 घंटे यदि वो क्लास लेता है तो 1 घंटे की कक्षा में जो भी विषय वस्तु वो प्रस्तुत की गई है उसको समृद्ध रूप में व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। यही व्याख्यान का एक पहला गुण होता है। साथ ही इसमें कोई वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे कि ये व्ययशील भी नहीं है। आज जो भी शिक्षण कार्य करवाए जा रहे हैं उसमें छात्रों को शिक्षा ग्रहण को मध्य नजर रखते हुए हम आज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, जबकि व्याख्यान कौशल के अंदर इस प्रकार वैज्ञानिक जो उपकरण और साइंटिफिक जो उपकरण होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे यह विधि व्ययशील भी नहीं है, इसमें खर्च भी नहीं होता है। साथ ही इसमें बालक की शंकालु प्रवृत्ति का निवारण किया जाता है। जब अध्यापक कक्षा में अपनी विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है तो कई बार देखने को मिलता है कि जो छात्र होते हैं वो अनेक समस्याएं सामने आती है तो वह अध्यापक से पूछते हैं और अध्यापक उन शंकाओं का वो समाधान भी करते हैं। साथ ही कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं, जो व्याख्यान के दौरान अध्यापक से किसी प्रकार की बात करने से डरते हैं। तो अध्यापक का दायित्व ये बनता है कि व्याख्यान के दौरान वो उन सभी छात्रों पर ध्यान दे जो शंकालु प्रवृत्ति है, उनसे भी बीच बीच में पूछते रहे कि आपको जो हमारे द्वारा जो व्याख्यान किया जा रहा है, जो मेरे द्वारा बात बताई जा रही है वो आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ये सब बातें उनसे बीच बीच में पूछते रहना चाहिए, ताकि जो शंकालु प्रवृत्ति के बालक है उनके अंदर भी पूछने की जिज्ञासा उत्पन्न हो। साथ ही यह बालक में चिंतन और तर्क शक्ति को भी उत्पन्न विकसित करता है। व्याख्यान जब अध्यापक द्वारा किया जाता है तो बालकों में भी अनेक प्रकार की चिंतन और तर्क शक्ति का विकास होता है। यदि एक अच्छा वक्ता होता है, अच्छा व्याख्यान करता है, तो कक्षा में बैठे हुए जो छात्र होते हैं वो अध्यापक को एक आदर्श रूप में मानते हैं और वो अध्यापक के द्वारा जो व्याख्यान किया जा रहा है वो उसको जीवन के अंदर फॉलो करने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्याख्यान कौशल से एक साथ सैकड़ों लोगों को बिना किसी शिक्षण मशीन के शिक्षित किया जा सकता है। व्याख्यान कौशल के माध्यम से हम देखने को मिलता है कि आज बड़ी बड़ी सभाओं के अंदर जो भी बातें बताई जाती है वो व्याख्यान के माध्यम से ही बताई जाती है। उसके अंदर जो भी वक्ता होता है वो बड़ी से बड़ी इस सभा को संबोधित व्याख्यान के माध्यम से ही करता है और इस विधि में समय और धन दोनों की बचत होती है। एक जो अध्यापक होता है वो कम समय में अधिक विषय वस्तु छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इसके अंदर किसी प्रकार के धन की आवश्यकता भी नहीं होती है। साथ ही इसमें अध्यापक की स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। आज इस वर्तमान युग के अंदर आईसीटी का प्रयोग किया जाता है, जिसके दौरान एक अध्यापक अपनी विषय वस्तु को देकर प्रस्तुत कर देता है, लेकिन जब व्याख्यान अध्यापक करता है तो उसे अपने दिमाग में अनेक बातों को संजोए रखकर वो उनको प्रस्तुत करता है। वो हर पक्ष को ध्यान में रखता है, जिसके कारण उसकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है और वो हर पक्ष को ध्यान में रखते हुए अपनी विषय वस्तु को छात्रों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। जबकि आईसीटी के प्रयोग ने आज अध्यापक या किसी भी व्यक्ति की स्मरण शक्ति को कम कर दिया है और यह कौशल सरलता व सहायता से युक्त होता है।
इसमें अध्यापक अपनी विषय वस्तु सरल रूप में, साहित्य रूप में भी प्रस्तुत कर सकता है। व्याख्यान कौशल के कुछ गुण भी हैं, लेकिन हर कौशल का एक अपना दोष भी होता है, जो डिमेरिट्स ऑफ लेक्चरिंग स्किल। इसका पहला दोष है कि यह कौशल अध्यापक केंद्रित ही है। इसमें बालक अधिक देर तक सक्रिय नहीं रह सकता। ये देखने में आया है कि जब अध्यापक कक्षा में शिक्षण कार्य करता है तो अध्यापक ही बोलता है, जिसमें बालक चुपचाप बैठकर निष्क्रिय रूप में बैठकर सुनते रहते हैं, जिसके कारण उन्हें चुस्ती आती है और वो अध्यापक के द्वारा जो भी विषय वस्तु समझाई जा रही है वो ध्यानपूर्वक नहीं सुन पाते और बीच बीच में कई बार उनको नींद भी आना चालू हो जाती है। तो व्याख्यान कौशल एक अध्यापक, और इस चीज से बचने के लिए अध्यापक का दायित्व बनता है कि वो छात्रों से क्वेश्चनिंग के माध्यम से अंतःक्रिया करे, ताकि छात्र सक्रिय रहे और अध्यापक के द्वारा जो विषय वस्तु बताई जा रही है उसको वो समझने की कोशिश करे और सक्रिय रहकर चेतन अवस्था में बने बैठे रहे। साथ ही इस विधि में छात्र की श्रवणेंद्रिय ही सक्रिय रह पाती है। इस विधि में यह भी देखने को मिलता है कि अध्यापक बोलता है और छात्र सुनते हैं। ओनली अध्यापक के बोलने से छात्र में श्रवण क्षमता का विकास होता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की अंतःक्रिया नहीं होने की वजह से और किसी कौशल का विकास नहीं हो पाता है और वो निष्क्रिय रूप से बैठा रहता है। साथ ही इसमें छात्र की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखा जाता है। कक्षा में जब अध्यापक शिक्षण कार्य करता है तो कक्षा में सभी प्रकार के बालक होते हैं। कुछ मंदबुद्धि बालक होते हैं और कुछ प्रतिभाशाली बालक होते हैं। जो मंदबुद्धि बालक भी होते हैं, जो अध्यापक के द्वारा विषय वस्तु समझाई जा रही है वो उसको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कुछ प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो उसको समझ जाते हैं। तो अध्यापक का दायित्व बनता है कि कक्षा में जब भी व्याख्यान किया जाए तो बच्चों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए उसको शिक्षण करवाना चाहिए। नेक्स्ट है, यह उच्च स्तरीय शिक्षण विधि है। निम्न स्तर के बालक इससे लाभान्वित नहीं हो सकते। कक्षा में देखने में मिलता है कि जो बड़ी कक्षाएं होती है जिसमें अधिक उम्र वाले बालक होते हैं वो व्याख्यान विधि के माध्यम को ठीक प्रकार से समझ जाते हैं। लेकिन यदि हम ये छोटी क्लास या निम्न स्तर की प्राइमरी कक्षाओं की हम बात करते हैं तो उन कक्षाओं के अंदर व्याख्यान विधि कारगर सिद्ध नहीं होती है और वो व्याख्यान जो बताया जा रहा है बालकों को वो उसको ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते हैं। नेक्स्ट बिंदु है कि विषय वस्तु को संक्षेप में प्रस्तुत करने में कुछ महत्वपूर्ण तत्वों से बालक अनभिज्ञ रह जाते हैं। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि अध्यापक जब व्याख्यान करता है तो कुछ शब्द उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बालक उसको नहीं समझ पाता है और कुछ न कुछ कमियां बालकों के श्रवणेंद्रियों में कमी रहती है, वो अध्यापक उसको दोबारा रिपीट नहीं कर पाता, जिसके कारण कहीं न कहीं ये व्याख्यान कौशल का एक दोष माना जाता है। साथ ही यह शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं करा सकता है। कहने का मतलब है कि इसके अंदर कहीं न कहीं जो छात्र होता है वो किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करता है, न तो इसमें वो ब्लैक बोर्ड का यूज कर पाता है, न किसी प्रकार की ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग कर पाता है। इसमें ओनली अध्यापक ओनली शिक्षण जो व्याख्यान के माध्यम से ही करवाता है, जिसके कारण बालक ओनली निष्क्रिय रूप में बैठे रहते हैं। अब व्याख्यान किस प्रकार से करना चाहिए? मेथड्स ऑफ लेक्चरिंग स्किल। व्याख्यान करने का भी एक अपना तरीका होता है, उसकी भी अपनी एक विधियाँ होती है। व्याख्यान कौशल अनेक विधियों के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। व्याख्यान कौशल जिसमें कहानी, कथा, दृश्य, श्रव्य सामग्री आदि का प्रयोग किया जाता है। कुछ विधियां यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं, जैसे कि उद्बोधन विधि। इस विधि में बालकों को मौखिक ज्ञान दिया जाता है। इसके लिए वह निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन। प्रत्यक्ष वस्तु से बालक को अधिगम करा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब अध्यापक कक्षा में शिक्षण कार्य करवाता है तो वह बालकों को ये बताता है कि कंप्यूटर के बारे में बताता है, सिक्कों के बारे में बताता है, पुरातात्विक चीज़ों के बारे में बताता है, मैप के बारे में बताता है, ऐसे अनेक चीज़ों के बारे में वो बताता है। लेकिन उन्हीं चीज़ों को यदि व्याख्यान के दौरान उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर उस विषय वस्तु को प्रस्तुत की जाए तो बालकों को अधिक वो बात समझ में आएगी। उसी प्रकार से रेखाचित्र के माध्यम से भी अध्यापक अपने विषय वस्तु को उद्बोधन कर सकता है, जिसमें श्यामपट्ट पर रेखाचित्र बनाकर तथ्य को स्पष्ट करेंगे। इसमें अध्यापक जब भी शिक्षण कार्य करे तो उसका जो सबसे बड़ा जो साथी होता है वो उसका ब्लैक बोर्ड होता है। अध्यापक जब भी शिक्षण कार्य करे और व्याख्यान करे तो व्याख्यान के दौरान जो भी कुछ शब्द विषय वस्तु को स्पष्ट करता है वो ब्लैक बोर्ड पर लिखकर उसको स्पष्ट करने की कोशिश करे, ताकि छात्र उसको देखे, उसका रेखाचित्र बनाने की कोशिश करे। जैसे कि मुगल कालीन रेखाचित्र आप बना सकते हैं, आंदोलन के एक चार्ट आप बना सकते हैं, परमाणु विघटन किस प्रकार से होते हैं वो आप बता सकते हैं, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए, ये सब इन सभी का विवरण
एक अध्यापक कक्षा पर ब्लैक बोर्ड पर चार्ट या उसका क्लासिफिकेशन करके प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट है मानचित्र। इसमें किसी देश राज्य की स्थिति बताने के लिए मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए। जब भी अध्यापक कक्षा में यदि बालकों को मानचित्र के बारे में बताना चाहता है तो वो मानचित्र व्याख्यान के द्वारा न बताकर सामने मानचित्र रखकर उसके बारे में बताने की कोशिश करे तो बालक उसमें ज्यादा रुचि लेंगे। साथ ही चित्र, इस विधि में चित्र दिखाकर व्याख्या करेंगे। इसमें अध्यापक कई बार ये होता है कि अध्यापक किसी भी विषय वस्तु के बारे में यदि अध्यापक बताना चाहता है, चाहे वो श्वसन तंत्र हो, पाचन तंत्र हो, कंकाल हो, या कोई राजा महाराजाओं की कहानियां हो, या राजा के बारे में बताने जा रहे हैं, या कोई महापुरुष का चित्र बताने जा रहे हैं, तो उनका चित्र न बताकर वो ओनली उनके बारे में व्याख्या करता है तो वो व्याख्यान इतना अच्छा नहीं रहता है, वो कारगर सिद्ध नहीं होता, प्रभावशाली सिद्ध नहीं होता है। इसलिए अध्यापक जब भी कक्षा में शिक्षण करे या इस प्रकार की कोई विषय वस्तु वो ले तो वो उस विषय वस्तु को उस चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करे ताकि अध्यापक का जो शिक्षण है वो प्रभावशाली बन सके, उसका व्याख्यान प्रभावशाली बन सके। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष क्रिया करके। प्रकरण से संबंधित प्रत्यक्ष क्रिया करके दिखा सकते हैं। जो भी विषय वस्तु आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको प्रत्यक्ष क्रिया करके भी आप उनको बता सकते हैं, जिसमें अभिनय, इस विधि में बालकों में अभिनय करवा सकते हैं या स्वयं अध्यापक संबंधित तथ्य के अनुसार अभिनय कर सकता है। कुछ विषय वस्तु ऐसी होती है जिन्हें अध्यापक कक्षा में एक नाटकीकरण के माध्यम से भी बता सकता है, और लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उसके लिए अध्यापक को प्रशिक्षक होना जरूरी है, और जो व्याख्यान वो कर रहा है उसको किस प्रकार से नाटक का रूप देकर वो छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करे ताकि जो विषय वस्तु वो समझाना चाहते हैं वो छात्र ठीक प्रकार से समझ सके। नेक्स्ट है शब्द पहचान। शब्द पहचानने के माध्यम से भी हम व्याख्यान कर सकते हैं। इस विधि में शब्दों की पहचान होती है, उनको हम निम्न विधियों के माध्यम से पहचाना जा सकता है। जैसे सहचर शब्दों का ज्ञान, इसके अंदर अध्यापक एक जैसे दो शब्दों की पहचान करके बतलाता है, उन्हें स्पष्ट करता है। कोई सहचर शब्द का उदाहरण देगा, जैसे अनल और अनिल। कई बार ये देखने को मिलता है कि अध्यापक के द्वारा जो व्याख्यान किया जाता है वो सहचर शब्दों का ज्ञान उन्हें करवाना होता है, तो उसे एक ही शब्द के जो कई पर्यायवाची शब्द होते हैं उनको भी उनको बताना चाहिए, अनल, अनिल, इस प्रकार के। साथ ही अनेकार्थी शब्दों का ज्ञान के माध्यम से भी व्याख्यान किया जा सकता है। कई शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे कि अध्यापक उनका बोध कराएगा, और कुछ उदाहरण भी है जैसे कि कनक, अर्क, फूल, प्रसून। जैसे सोने के बारे में यदि बताना है, कनक के बारे में बताना है, तो कनक शब्द ही यूज न करके उसे अनेक जो उसके पर्यायवाची शब्द है वो भी उन्हें बताना चाहिए। तो इस प्रकार से सहचर शब्दों का ज्ञान से, अनेकार्थक शब्दों के ज्ञान से भी एक व्याख्यान करवाया जा सकता है। साथ ही प्रवचन विधि, इस विधि में अध्यापक किसी घटना आदि की व्याख्या करके प्रवचन करता है। इसमें अध्यापक को देखता है कि जो कोई ऐतिहासिक घटना घटित हुई है, तो इस विधि में अध्यापक बालकों से किसी ऐतिहासिक घटना से अवगत करता है। तो इस विधि का प्रयोग सामाजिक विज्ञान आदि विषयों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि 1857 क्रांति यदि और गुरुत्वाकर्षण। यदि एक अध्यापक ऐतिहासिक घटना के बारे में छात्रों को बताना चाहता है तो वो प्रवचन विधि के माध्यम से बता सकता है कि 1857 क्रांति कब हुई, कैसे हुई, उसके क्या कारण रहे, उसके क्या परिणाम हुए। तो ये प्रवचन विधि के माध्यम से अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर कितना है, गुरुत्वाकर्षण से यदि हम किसी वस्तु को बाहर फेंकते हैं तो उसका प्लान वेग कितना है। तो ये सब विषय वस्तु हम प्रवचन विधि के माध्यम से, व्याख्यान विधि के माध्यम से हम छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही कहानी विधि, कई बार ये देखने को मिलता है कि कक्षा में जब अध्यापक अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है तो पाठ का प्रारंभ करने से पूर्व वो किसी भी एक स्टोरी टेलिंग मेथड, जो कहानी विधि है, एक कहानी सुनाकर अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है, ताकि एक जो छात्र है वो अध्यापक के द्वारा जो व्याख्यान किया जा रहा है वो उसको ठीक प्रकार से समझ सके, सुन सके, और उसमें बहुत ही रुचिपूर्ण लेकर वो शिक्षण ग्रहण कर सके। नेक्स्ट है तुलना विधि। इस विधि में एक तथ्य की दूसरे तथ्य से तुलना करवाई जाती है। इसमें जब व्याख्यान करवाया जाता है तो वो तुलना के माध्यम से व्याख्यान करते हैं, जिसमें हम मान लीजिए हम डीएनए, आरएनए क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, उनमें क्या अंतर है, ये भी हम बताने का प्रयत्न कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो कौशल आता है वो आता है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल अपने नाम से ही स्पष्ट है कि इसके अंदर एक ऐसा कौशल है जिसके अंदर हम प्रश्नों को खोजने की कोशिश करते हैं और प्रश्नों को कैसे खोजा जाए। इसका दूसरा नाम उत्खनन कौशल भी हम कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल के नाम से जाना जाता है। कई बार एक अध्यापक जब कक्षा में प्रश्न पूछता है तो किसी प्रश्न का उत्तर देने में छात्र असमर्थ रहते हैं। ऐसी स्थिति में अध्यापक छात्रों को समक्ष कुछ सहायक प्रश्न रखता है जिसके माध्यम से पूर्व प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रश्नों को ही खोजपूर्ण प्रश्न कहते हैं। जैसे कि हमने कक्षा में किसी छात्र से हम पूछते हैं कि गुलाम किसे कहते हैं, तो हम देखते हैं कि छात्र उस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ होते हैं। तो उस प्रश्न का उत्तर निकलवाने के लिए अध्यापक उससे कुछ संबंधित प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर यदि खाने पीने की कोई वस्तु नहीं दी जाए तो उसे क्या कहेंगे, तो छात्र के द्वारा उत्तर आता है गुलाम। तो इस प्रकार से हमने जो पहला प्रश्न पूछा कि गुलाम किसे कहते हैं, उसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। अब बात आती है खोजपूर्ण प्रश्नों के कौशलों के घटक। खोजपूर्ण कौशल का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, उसके लिए कुछ कंपोनेंट है, उसके कुछ घटक है, जिसमें पहला घटक है अनुमोदन क्रिया, प्रॉम्प्टिंग। जब कोई छात्र किसी प्रश्न का उत्तर देने में हिचकिचाता है या प्रश्न का उत्तर अधूरा देता है तो अध्यापक उसे कुछ संकेत देकर प्रोत्साहित करता है। फिर भी छात्र प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ होता है तो उसे प्रश्न से संबंधित सरल प्रश्न पूछता है जिसकी सहायता से छात्र उत्तर देने में समर्थ होते हैं। कई बार देखा है कि कक्षा में कुछ छात्र शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं और जब अध्यापक के द्वारा उनसे प्रश्न पूछा जाता है तो वो प्रश्न का उत्तर उन्हें आता है लेकिन कहीं न कहीं वो हिचकिचाहट, वो हेजिटेशन होती है जिसके कारण वो उस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ होते हैं। तो अध्यापक का दायित्व बनता है कि अनुमोदन क्रिया के द्वारा उस छात्र को प्रोत्साहित करे और जो वो उत्तर बताने जा रहा है अधूरा, उस अधूरे प्रश्न का पूरा उत्तर निकलवाने की कोशिश करे। यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से भी हम इसको बात को समझ सकते हैं। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन पूछा है कि दशरथ की बड़ी रानी का क्या नाम था, तो छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं तो सहायक हम प्रश्न हमें करने चाहिए कि कुछ समय पूर्व टेलीविजन पर ऐसा कौन सा धार्मिक सीरियल दिखाया गया, तो क्वेश्चन आता है, उत्तर आता है रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जाता है कि इसमें प्रमुख रोल किसका था, कि राम का। कि राम की माता का क्या नाम था, कौशल्या। कौशल्या दशरथ की कौन सी रानी थी, पहली। तो इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न का उत्तर हमने प्राप्त किया। दूसरा है अधिक सूचना प्राप्ति। कई बार ये देखने को मिलता है कि अध्यापक जब विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण कर रहा होता है तो छात्रों के द्वारा भी उत्तर कम प्राप्त होता है। तो अध्यापक का दायित्व बनता है कि वह उन प्रश्न का अधिक से अधिक उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करे। यही बात अधिक सूचना प्राप्ति के अंतर्गत आती है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से बात को समझे कि भारत में कितने धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। कई बार कक्षा में देखने को मिलता है कि कई छात्र कहते हैं बहुत। तो दूसरा क्वेश्चन हम छात्रों से पूछने की कोशिश करें कि भारत में धर्म कौन कौन से हैं। फिर वो छात्र उनका उत्तर देते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, फिर दूसरे छात्र से पूछते हैं कि और कौन से धर्म है, तो नाम आता है सिख धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म आदि। इसी प्रकार से यदि हम अकबर के 9 रत्नों का उदाहरण दें तो हम पूछते हैं कि अकबर के 9 रत्नों के नाम बताइए। तो कुछ स्टूडेंट नाम बताते हैं अबुल फजल, तानसेन, बीरबल। तो हम दूसरे छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी नाम बताइए। तो फिर दूसरे छात्र उसके नाम बताते हैं फेजी, अबू समन, मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल आदि। निर्देश प्रविधि, रीडायरेक्शन टेक्निक्स। इसके अंतर्गत अध्यापक एक ही प्रश्न को कई छात्रों से पूछता है जिससे विभिन्न प्रकार के उत्तर प्राप्त होता है। कई बार अध्यापक जब कक्षा में व्याख्यान करता है तो वो एक क्वेश्चन पूछकर कक्षा में छोड़ देता है। तो कई बार देखने को मिलता है कि सामूहिक उत्तर प्राप्त होता है। हमें अध्यापक जब भी कक्षा में व्याख्यान करे और क्वेश्चन पूछे तो सामूहिक उत्तर प्राप्त नहीं करे, बल्कि एक ही क्वेश्चन छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करके उस क्वेश्चन का उत्तर निकलवाने की कोशिश करे। हो सकता है कि एक प्रश्न का उत्तर एक छात्र ने दिया है तो उससे संबंधित और अधिक जानकारी दूसरा छात्र भी दे सकता है।
तो इस प्रकार से अध्यापक जब भी कक्षा में प्रश्न पूछे तो एक प्रश्न को भी अनेक छात्रों से पूछने की कोशिश करनी चाहिए और अधिक से अधिक उसका उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करें। उदाहरण रूप में अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था? कौटिल्य। अब नेक्स्ट जो और भी स्टूडेंट हैं उनसे हम ये पूछे कि कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तर आता है कि विष्णुगुप्त पक्षी स्वामी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य की, लेकिन अब उससे संबंधित जो उनके कुछ नाम है वो भी हमने जानने का प्रयत्न किया और वो नाम अन्य छात्रों को भी पता था जिनके माध्यम से हमें पता चला। लेकिन यदि हम एक ही क्वेश्चन छात्रों के समक्ष पूछ के रह जाते तो कौटिल्य के हमें अन्य नामों की जानकारी नहीं होती, जबकि वो सभी नाम छात्र जानते हैं, ताकि हमें यही पता लगे कि हाँ वास्तव में छात्रों को कौटिल्य के जो अन्य नाम है उनका भी जानकारी है। नेक्स्ट है आलोचनात्मक सजगता, क्रिटिकल अवेयरनेस। जब अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्न का छात्र सही उत्तर दे देता है तो छात्रों को उत्तर की सार्थकता की व्याख्या कराने के लिए अध्यापक उनसे कुछ प्रश्न और पूछता है। अध्यापक जब व्याख्यान करता है तो अध्यापक के द्वारा जो व्याख्यान किया जा रहा है वो छात्र ठीक प्रकार से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, इस बात का पता लगाने के लिए अध्यापक बीच बीच में छात्रों से उसी व्याख्यान को सुनने के लिए उनसे कहते हैं कि आप बताइए कि अभी मैंने आपसे क्या पूछा, क्या आपसे कहा। नेक्स्ट है पुनः केंद्रीकरण तकनीक। जब छात्र प्रश्न का सही उत्तर देता है तो अध्यापक इस बात की जांच के लिए कि छात्र ने उत्तर रटा रटाया अथवा अनुमान से दिया है की जांच करता है। इसके लिए अध्यापक उसी प्रश्न का स्वरूप बदलकर पुनः प्रश्न पूछता है। यदि छात्र उत्तर में कुछ नवीनता लाकर पुनः प्रस्तुत करता है तो अध्यापक संतुष्ट हो जाता है और यह छात्र ने पहले बताया वैसे के वैसा वही बता देता है, तो यह समझ लिया जाता है कि छात्र ने विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा। कहने का मतलब यह है कि अध्यापक जब विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है और छात्रों से प्रश्न पूछता है तो छात्र ने यदि किसी प्रश्न का उत्तर रटा रटाया दिया है तो अध्यापक ये जानना चाहता है कि नहीं, उसे उस क्वेश्चन के बारे में, उस विषय वस्तु के बारे में और अधिक जानकारी है, तो उससे संबंधित वो और प्रश्न पूछता है जिसके बारे में उसे और अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब यदि हम उद्देश्यों की बात करते हैं कि इसके क्या उद्देश्य है, खोजपूर्ण प्रश्न क्यों पूछे जाए, इसके पीछे क्या उद्देश्य रखे गए, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहला, छात्रों द्वारा गलत उत्तर देने पर प्रश्नों के माध्यम से धीरे धीरे सही उत्तरों को ले जाना। दूसरा, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उत्तरों को स्पष्ट करना। कक्षा परिचर्चा में विद्यार्थियों को अधिकतम सहभागी बनाना, विद्यार्थियों को विषय वस्तु को विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देख सकना और आलोचनात्मक सजगता बढ़ाना। ये देखने को मिलता है कि जब भी अध्यापक कक्षा में शिक्षण कार्य करता है तो अध्यापक के द्वारा अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और अध्यापक और उन छात्र उन क्वेश्चनों का उत्तर वो नहीं दे पाता, इस वजह से वो खोजपूर्ण प्रश्न रखे जाते हैं। अब बात आती है कि खोजपूर्ण प्रश्न में कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से घटक है, वो उन पे हमने बात की। अब बात करते हैं हम शामपट लेखन कौशल पर, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। एक अध्यापक किस प्रकार से व्याख्यान तो करे लेकिन अपने व्याख्यान को कारगर रूप से सिद्ध करने के लिए वो शामपट का प्रयोग किस प्रकार से करे। तो अध्यापक द्वारा छात्रों से प्रकरण निकलवाने से लेकर मूल्यांकन तक शामपट पर जो कुछ भी लिखता है उसे शामपट लेखन के नाम से जाना जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में शामपट शिक्षक का सच्चा सहयोगी होता है। जब कोई तथ्य बालकों को मौखिक रूप से समझ नहीं आता है तो शिक्षक इसी शामपट पर ही इसे चित्रित करके अथवा अन्य विधि से बालकों को समझाता है और यह सभी विद्यालयों में होने वाली सामग्री है, यह व्ययशील भी नहीं है। शामपट की सहायता से शिक्षक अपने शिक्षण को सशक्त बनाता है। शिक्षण प्रक्रिया में कई ऐसे विषय हैं जिन्हें शामपट बिना नहीं समझा जा सकता, जैसे गणित, विज्ञान आदि। कक्षा शिक्षा में शामपट का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, जैसे शामपट का प्रयोग यदि आवश्यक हो तो ही करना चाहिए। कई बार ये देखने को मिलता है कि अध्यापक जब व्याख्यान करता है और वो शामपट पे बिना बात कुछ लिखता रहता है। नहीं, व्याख्यान में ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाहिए, उसी का हमें प्रयोग करना है। साथ ही शामपट पे जो विषय वस्तु लिखी जा रही है वो सुंदरता रूप में होनी चाहिए, सुंदर रूप में होनी चाहिए। साथ ही पंक्तिबद्ध रूप में होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो लाइन आपने बना रहे हो, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हो, वो ऊपर से नीचे की आ रही हो, नहीं। साथ ही शब्दों के बीच जो गैप है उसको भी समान रखना चाहिए, न तो अधिक नहीं होना चाहिए, न छोटा गैप होना चाहिए। अक्षरों को एक के बाद एक नियोजित ढंग से लिखें। पंक्तियों के बीच उचित अंतराल होना चाहिए,
न तो बिल्कुल पास में और न ही अधिक दूर दूर हो। एक ही तथ्य को बार बार नहीं लिखना चाहिए। कई बार ये देखने को मिलता है कि ब्लैक बोर्ड पर एक ही बात को हम कई बार लिख देते हैं, जिसका एक अध्यापक छात्रों के समय 80 का पात्र बनते हैं। इसलिए हमें एक विषय वस्तु को एक ही बार लिखना चाहिए, उसे बार बार नहीं लिखना चाहिए। लिखने से पहले चौक को आगे से तोड़ लेना चाहिए। कई बार ये देखने को मिलता है कि जब ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं तो उसमें पिट पिट की आवाज़ आती है, इसलिए इस प्रकार की आवाज़ नहीं आए इसलिए उसे आगे से तोड़ना ही सही रहता है। साथ ही कक्षा में प्रवेश करते ही कक्षा, दिनांक, विषय वस्तु, प्रकरण, कालांक आदि अंकित कर देना चाहिए। साथ ही छात्रों को जो व्याख्यान दिया गया है उससे संबंधित गृह कार्य भी उनको देने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही शामपट कार्य करते समय बोलते भी रहना चाहिए। यही नहीं कि आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हो और विषय वस्तु को आप नहीं बोल रहे हो, तो शामपट पर लिखते समय बोलना भी जरूरी है। साथ ही शामपट बालकों के न तो अधिक नज़दीक होना चाहिए और न अधिक दूर होना चाहिए। साथ ही जब कक्षा में कालांश जब समाप्त हो जाती है तो अध्यापक का दायित्व बनता है कि जो ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ विषय वस्तु लिखी गई है वो उसको साफ करे। अब शामपट का महत्व क्या है इसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।